इंद्रानी ने सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया। इस बलाखेज औरत ने गोया एक ही सांस में मुझे दरपेश मिशन के बारे में एक एक तफसील बता दी थी। मैंने इससे सवाल किया कि इस एयरबेस की पोजीशन क्या है। इंद्रानी ने दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए नक्शे पर एक निगाह डाली और बोली, इस वक्त ये मुकाम इसराइल के अमरीकी थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों का गढ़ बना हुआ है। मेरी ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक यहाँ 8 हेलीकॉप्टर गाइडेड मिसाइलों से लेस बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हर हेलीकॉप्टर के लिए 3 इसराइली वक़फ़ है, एक पायलट, एक इंजीनियर और एक मिसाइल फायर करने वाला। इस हेलीकॉप्टर में ऐसे जदीद तरीन आला लगे हैं कि जिनकी मदद से ये ज़मीन पर खड़े खड़े आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और कहोटा की फ़िज़ा में उड़ने वाले तैयारों की निशानदेही कर सकता है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के बैरूनी हिस्से या इसके परों पर किसी गोली या मिसाइल का असर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर में ये सलाहियत भी मौजूद है कि फ़िज़ा में बरक़ रफ्तारी से उड़ते हुए अचानक पहलू बदल सकता है और घूमकर पीछे भी मुड़ सकता है। इस हेलीकॉप्टर में एक ऐसा आला भी लगा है जो अपने पीछे आने वाले गोले का रुख दूसरी तरफ मोड़ देता है, अपने इंजन की गर्मी को यकलख्त ठंडक में बदल कर हरारत के रुख पर आने वाले मिसाइल का रुख दूसरी तरफ कर देता है। मैंने कहा, इस एतबार से इस हेलीकॉप्टर को फ़िज़ा में निशाना बनाना बहुत मुश्किल है। इंद्रानी बोली, हाँ, इस हेलीकॉप्टर का सबसे ताकतवर पॉइंट यही है। दूसरी बात यह है कि इसका मिसाइल नीचे ज़मीन पर या फ़िज़ा में ठीक निशाने पर बैठता है। अमरीकी फ़ौज ने अभी तक ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अमेरिका ने इसे इसराइल को सप्लाई कर दिया है ताकि भारतीय हुकूमत की मदद से पाकिस्तान को एटमी तवानाई हासिल करने से बाज रखा जाए। मैंने कहा, लेकिन हम तो एटमी तवानाई बिजली हासिल करने के लिए पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि हम तरक्की पजीर मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे पास कोयला भी नहीं है, गैस की मिकदार थोड़ी है। लामुहाला हमें अपनी कारखाने चलाने के लिए एटमी तवानाई की ज़रूरत होती है। इंद्रानी ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम मुझसे बहस करने आए हो क्या? मैंने जल्दी से खंगारते हुए कहा, आई एम सॉरी रानी, सॉरी। अब ये बताओ कि हमें अपने मिशन का आगाज़ कहाँ से करना होगा और हमारा टारगेट क्या होगा? इंद्रानी ने नक्शे पर नज़रें जमा दी और एक लकीर पर उंगली रख दी। कहने लगी, ये जगह एक खुश्क बरसाती नाला है जो इन पहाड़ियों में से होकर गुजरता है। फिर इसने नक्शे को लपेट कर जेब में रख लिया और बोली, बाकी बातें कल इसी वक्त होगी। इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि हमें इन तमाम हेलीकॉप्टरों को इन पहाड़ियों में खड़े खड़े इस तरह नकारा करना है कि वो उड़ने के काबिल न रहे। ये काम बहुत जान जोखों का है, मगर वतन पाक की सलामती और इसराइलियों के दांत खट्टे करने के लिए हमें हर हालत में इस मिशन को पूरा करना होगा। क्या तुम मेरे साथ अपनी जान की बाजी लगा सकोगे? क्योंकि एक बार हम अपने मिशन की तकमील के लिए इन ख़तरनाक पहाड़ियों में दाखिल हो गए तो हमारी वापसी के इम्कानात -1% होंगे। मैंने कहा, इंद्रानी, मैंने अपनी जान अपने वतन पाकिस्तान के लिए मौत के पास रखन छोड़ दी है। तुम यूँ समझ लो कि मैं मौत को अपनी जेब में डाले फिर रहा हूँ और पाकिस्तान के नाम पर जहाँ और जिस वक्त ज़रूरत पड़े अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। इंद्रानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। कहने लगी, अगर पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनकी एक मिसाल इस वक्त तुम्हारी शक्ल में मेरे सामने मौजूद है, तो मैं ये बात लिख कर दे सकती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ दुश्मन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैंने जवाब में कहा, यकीन करो इंद्रानी, पाकिस्तान के हर नौजवान के दिल में यही जज्बा मौजूद है। इंद्रानी ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर जोर से कमांडो की तरह झटका दिया और बोली, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मगर मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। मैं एक इंडियन क्रिश्चियन हूँ, मगर मुझे इसराइलियों से जानी दुश्मनी है। इसराइल ने मेरे माँ बाप और बहन भाइयों को बैरूत में हलाक कर दिया। इसराइलियों ने मुझे कैद में डाल दिया और ऐसी ऐसी अजियतें दी कि आज भी इन्हें याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मुझे अरब मुसलमानों का साथी और हमदर्द समझते थे और मुझसे तंजीमें आज़ादी फ़लस्तीन के वो राज मालूम करना चाहते थे जो मुझे मालूम ही नहीं थे। तब से मैंने अपने दिल में अहद कर लिया था कि अगर कभी वक़्त आए तो मैं इस इसराइली कौम से अपने माँ बाप, बहन भाइयों और अपने आप पर किए गए मुजालिम का बदला ज़रूर लूँगी। तब मैंने जम्मू में रहकर पाकिस्तान की भलाई और बहबूद के लिए खुफिया तौर पर काम शुरू कर दिया। मैं पिछले 5 साल से पाकिस्तान की सलामती के लिए यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने इस दौरान सिर्फ एक क्रिश्चियन लड़की को अपने साथ मिलाया है जिसका नाम मार्गेट है। वो उधमपुर के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करती है। इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया हुआ है। वो गैर शादीशुदा है और अपनी एक सहेली के साथ उधमपुर के एक हॉस्टल में अकेली रहती है। जब पाकिस्तान से बॉस ने मुझसे रब्ता कायम करने के बाद तुम्हारे बारे में बताया कि थंडर हॉक मिशन के लिए तुम दिल्ली से आ रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई।
क्योंकि मैं पहली फुर्सत में इसराइलियों के इस पाकिस्तान दुश्मन अड्डे को नीस्तो नाबूद कर देना चाहती थी। मार्गरेट ने मुझे इस अड्डे के बारे में बेशुमार कीमती मालूमात मुहैया की। मार्गरेट की ड्यूटी टेलीग्राफ ऑफिस के वायरलेस में होती है। वहाँ से इसने बेशुमार ऐसे सिग्नल पकड़े जो थंडर हॉक बेस से जम्मू छावनी भेजे जा रहे थे। इसमें बाज़ सिग्नल अम्बाला बेस के भी थे। मार्गरेट सिग्नल्स के पैगामात को डिसाइफर कर लेती है। अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें मार्गरेट से भी मिलवाऊंगी, मगर बाकी बातें कल होंगी। कल मार्गरेट भी हमारे दरमियान मौजूद होगी। अब मैं जा रही हूँ। वो शब बखैर कहकर दरवाजे की तरफ मुड़ी, फिर पलट कर बोली, तुम्हारे पास कोई ट्रांसमीटर है? मैंने कहा हाँ है। तो वो बोली, इसे एहतियात से रखना। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ, यहाँ छापा किसी भी वक्त पड़ सकता है। मकबूजा कश्मीर में थंडर हॉक बेस का इलाका होने की वजह से फ़ौज की इंटेलिजेंस के आदमी सफ़ेद कपड़ों में यहाँ आसपास हर वक्त मौजूद होते हैं। तुम्हें यहाँ बेहद एहतियात से काम लेना होगा। हरगिज़ किसी अजनबी से बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश न करना। अगर कोई पूछे भी तो यही बताना कि तुम सियाह हो, दिल्ली से सैर व तफरीह के लिए यहाँ आए हो। गुड नाइट। इंद्रानी चली गई। मेरी मिशन के मुतालिक इसने इतनी तेज़ रफ्तारी से इतना कुछ बता दिया था कि शायद मैं अपने तौर पर वहाँ साल भर रहकर भी मालूम न कर सकता। मैं बत्ती बुझाकर सो गया। दूसरे दिन इंद्रानी से बोर्डिंग हाउस के बरामदे में या लॉन में आंखें चार हुई तो इसने मुझसे कोई बात न की। मैं भी खामोशी से एक तरफ बैठकर वक्त गुजारने लगा। दोपहर के बाद अपने कमरे में आकर लेट गया। रात के ठीक 12 बजे इंद्रानी एक बार फिर मेरे कमरे में आ गई। इसके साथ सांवले रंग की एक दुबली मगर इंतहाई चमकीली से आंखों वाली लड़की भी थी। इंद्रानी ने मेरा इससे तारुफ करवाया, ये मार्गरेट है। मार्गरेट ने मुझसे मुसाफा किया। इसकी गिरफ्त में मुझे फौलादी सख्ती महसूस हुई। मुझे ये दोनों लड़कियां सीके के नाम से बुलाती थी, यानी कैप्टन किशन का मुखफ़फ़ सीके। बाद में मुझे इंद्रानी ने बताया कि मार्गरेट को थंडर हॉक से पकड़े जाने वाले हर अहम और कारामद सिग्नल के एवज़ एक माकूल रकम इंडियन करेंसी में अदा की जाती है। यही वजह थी कि इस रात मार्गरेट मेरे कमरे में आई तो इसने कानों में खाली सुच्चे हीरो के बिंदे पहन रखे थे। मार्गरेट गुज़श्ता 2 माह से थंडर हॉक बेस के सिग्नल खुफिया तौर पर पकड़कर इन्हें डिसाइफर करके इंद्रानी को दे रही थी। इन सिग्नलों की मदद से इसे पहाड़ी में वाक़ थंडर बेस हेलीकॉप्टरों के अड्डे के बारे में निहायत अहम मालूमात हासिल हो चुकी थी। इसके बावजूद हमें इसके अंदर दाखिल होने वाले रास्ते का इल्म नहीं था। मार्गरेट ने हमें बताया कि थंडर हॉक बेस की खासी बड़ी पहाड़ी के इर्द गिर्द बड़ा सख्त पहरा है, जो खारदार तार पहाड़ी के चारों तरफ एक दीवार की शक्ल में खड़ी कर दी गई है। इसमें हर वक्त 11,000 वोल्ट की हलाकत खेज बिजली की रूह दौड़ती है। इसी की ज़ुबानी इस बात की तस्दीक हुई कि पहाड़ी बंकरों में इस वक्त 8 अदद इसराइली हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और 4 हेलीकॉप्टरों का इसराइली अमला वहाँ हर लम्हे मौजूद रहता है। अमले के इसराइली अरकान को शहर की तरफ आने की इजाज़त नहीं है। दिन में एक बार इन्हें आम हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ से जम्मू सैर व तफरीह के लिए ले जाया जाता है। एक हफ्ते बाद ये अमला वापस दिल्ली चला जाता है और इनकी जगह दूसरे 4 हेलीकॉप्टरों का अमला आ जाता है। मैंने इंद्रानी से कहा, हम सबसे पहले ये मालूम करना चाहते हैं कि इस पहाड़ी हिसार के अंदर हम कहाँ से जा सकते हैं। मार्गरेट ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, जहाँ तक मुझे मालूम हो सका है थंडर हॉक बेस के अंदर जाने का सिर्फ एक ही गेट है, जो पहाड़ियों के अंदर से है और जो हर वक्त बंद रहता है और किसी इमरजेंसी के वक्त ही खोला जाता है। और इसके अंदर और पहाड़ी के ऊपर एक खुफिया ब्रिज में 4 डोगरा फौजी एक मोर्चे में मशीन गन लगाए हर वक्त चौकस होकर बैठे रहते हैं। मैंने इंद्रानी से पूछा, रानी तुमने खुश्क पहाड़ी नाले का जिक्र किया था, क्या वो नाला इन पहाड़ियों के करीब से होकर गुजरता है? इंद्रानी ने जेब से वही कागज़ पर हाथ से बनाया गया नक्शा निकालकर मेज़ पर रख दिया और एक लकीर पर उंगली फेरते हुए कहा, ये वो खुश्क नाला है जो इन पहाड़ियों के साथ होकर आगे कुद बटोट की पहाड़ी ढलानों की तरफ जाता है। बरसात के दिनों में ये नाला पानी से भरा हुआ होता है और तूफान बन जाता है। आजकल ये नाला बिल्कुल खुश्क है। मैंने गौर से नक्शे पर बनी हुई लकीर को देखा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वैसे भी लकीर को देखकर नाले का अंदाज़ा नहीं हो सकता था। मैंने इंद्रानी से कहा, मुझे इस खुश्क नाले का खुद जाकर जायज़ा लेना होगा। इंद्रानी ने मार्गरेट की तरफ देखा। मार्गरेट बोली, इस तरफ जाना ख़तरनाक है क्योंकि जब ये नाला थंडर हॉक बेस की पहाड़ी के करीब से होकर गुजरता है तो भारत इसराइली थंडर हॉक बेस के खुफिया पहाड़ी मोर्चों में लगी हुई मशीन गनों की जद में होता है। इन मशीन गनों पर बड़ी ताकतवर दूरबीनें लगी हुई हैं और कोई चूहा भी वहाँ से गुजरे तो खुफिया मोर्चों में छुप कर बैठे हुए भारतीय फौजी इसे आसानी से देख सकेंगे। ये बातें मेरे लिए नई नहीं थी। इंद्रानी और मार्गरेट इस हकीकत से बेखबर थी कि मैं एक सरफरोश कमांडो भी हूँ। मुझे इन पर अपना अक्स डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे दुश्मन के नापाक हरबों को खाक में मिलाना था और वतन पाक की हुर्मत और सालमियत को बचाना था।
मैंने कहा, इसके बावजूद यही एक नाला है जिसके ज़रिए हमें इस पहाड़ी किले के अंदर जाने के लिए किसी रास्ते का सुराग लगाना होगा। इंद्रानी और मार्गरेट चुप हो गई। इंद्रानी ने अपनी भूरी आंखें ज़रा सुकेड़ कर मुझे देखा और बोली, क्या तुम अकेले ये ख़तरनाक काम कर सकोगे? मैंने जवाब दिया, मैं कोशिश करूँगा। इंद्रानी ने सख्त लहजे में कहा, यहाँ कोशिश का सवाल नहीं है। अगर तुम पकड़े जाते हो तो हमारी ज़िंदगी अभी ख़तरे में होगी। एक बार फिर गौर कर लो, मुमकिन है तुम्हें खुश्क नाले की जानिब से पहाड़ी बेस में जाने का कोई रास्ता न मिले और मोर्चे में बैठे सिपाही तुम्हें देख भी लें, फिर तुम वापस नहीं आ सकोगे। मार्गरेट ने इंद्रानी की बात काटते हुए कहा, मोर्चों में बड़ी ताकतवर दूरबीनें लगी है। इसके अलावा पहाड़ों के चारों तरफ खारदार तार खींची है जिसमें 11,000 वोल्ट का करंट हर वक्त दौड़ता रहता है। मैंने एक तवील सांस भरा और कहा, बहरहाल ये बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम दोनों को इतना यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं रैकी करता हुआ पकड़ा गया तो मेरी ज़ुबान पर तुम में से किसी का नाम नहीं आएगा। मैं कल अंधेरा होते ही खुश्क नाले में उतर जाऊँगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या तुम लोगों के पास कोई पिस्तौल होगा? मार्गरेट ने इंद्रानी की तरफ देखा। इंद्रानी ने नफ़ी में सर हिला दी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसका भी कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। हमारी खुफिया महफिल बर्खास्त होगी। मार्गरेट और इंद्रानी चली गईं तो मैंने गहरी फिक्र और सोच विचार में डूब गया, लेकिन मुझे अपने ऊपर एतमाद और खुदा पर भरोसा था। मेरा दिल कह रहा था कि अगर मैं जुर्रत, दलेरी और अक्लमंदी से काम लेता हूँ तो मैं इस मुश्किल तरीन मिशन में ज़रूर कामयाब होऊंगा। रात के पिछले पहर में सो गया और अगले रोज़ दिन के 11 बजे तक सोया रहा। 12 बजे नहा धोकर खाना खाया और बरामदे में आकर बैठ गया। मौसम अबर आलूद था, ठंडी पहाड़ी हवा चल रही थी। इंद्रानी मुझे अपने कमरे में दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे वहाँ बैठे मुश्किल से 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि बोर्डिंग हाउस की लकड़ी के जंगले में मार्गरेट दाखिल होती दिखाई दी। मैं समझा अपने किसी काम से आई होगी, क्योंकि इस वक्त वो अपने टेलीग्राफ ऑफिस के वायरलेस सेक्शन में ड्यूटी पर होती है। थोड़ा सा शुबा भी हुआ कि कहीं कोई ज़रूरी पैगाम लेकर ना आई हो। मैं दरख्तों की तरफ मुँह किए चुपचाप बैठा सिगरेट पीता रहा। मार्गरेट ने भी मेरी तरफ तवज्जो न दी और सीधी इंद्रानी के ऑफिस में चली गई। मैंने महसूस किया कि इसके कदमों की रफ्तार मामूल से ज़्यादा तेज़ थी। 2 मिनट के बाद इंद्रानी ऑफिस से निकलकर मेरी तरफ बढ़ी। मैं बरामदे की सीढ़ी के बिल्कुल पास ही कुर्सी पर बैठा था। जीने पर से उतरते हुए इंद्रानी ने मेरी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से कहा, अपने कमरे में जाओ। इंद्रानी लॉन में जाकर फूल तोड़कर गुलदस्ता बनाने लगी। मैंने सिगरेट एक तरफ फेंका और उठकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता जमाइयाँ लेता अपने कमरे में घुस गया। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और मार्गरेट अंदर आ गई। इसने साड़ी की बजाय स्कर्ट पहन रखा था। हाथ में परस था। अंदर आते ही वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मार्गरेट ने अपने होंठों पर उंगली रख दी और मुझे चुप रहने की हिदायत की। मैं वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। 1 मिनट गुजरा होगा कि इंद्रानी भी कमरे में आ गई। दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी। इंद्रानी ने मुझे कमरे में बिछे हुए पलंग की दूसरी जानिब आने का इशारा किया, जहाँ फर्श पर कालीन का छोटा सा टुकड़ा बिछा हुआ था। मार्गरेट और इंद्रानी कालीन पर बैठ गई। मैं भी इनके पास आकर बैठ गई। इंद्रानी ने मार्गरेट को इशारा किया। मार्गरेट ने परस में से एक कागज़ निकाल कर इसे खोला, एक नज़र देखा और मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोली, थोड़ी देर पहले अम्बाला छावनी से नशर होने वाला मैंने खुफिया सिग्नल पकड़ा है। इसके मुताबिक अम्बाला छावनी से मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई कैप्टन राजेश मल्होत्रा, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, थंडर हॉक बेस की सिक्योरिटी की फाइनल चेकिंग के लिए आज शाम यहाँ पहुँच रहा है। इसका आज रात का पासवर्ड कंचनजंगा होगा। मैं हमतन गोश्त है। मार्गरेट ने कहा। वो 18:20 पर यानी शाम के 6:20 पर थंडर हॉक बेस की पहाड़ी के मगरिबी गेट की तरफ से दाखिल होगा। मार्गरेट ने ये कहकर कागज़ के टुकड़े को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे करके अपने परस की जेब में रख लिया। कैप्टन राजेश मल्होत्रा, शाम 6:20 और कंचनजंगा। मेरे जहन में ये अल्फाज बार बार उभरने लगे। इंद्रानी ने कहा, मालूम होता है इसराइली हेलीकॉप्टरों का स्क्वाड्रन कहोटा रावलपिंडी पर हमला करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। हमें फौरी तौर पर इसका तोड़ तलाश करना होगा। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मैं कुछ और ही सोच रहा था। मैंने इंद्रानी की बात पर ध्यान न देते हुए मार्गरेट से पूछा, पासवर्ड के बारे में तुम्हें यकीन है कि कंचनजंगा ही था? मार्गरेट ने कहा, मैं एक अरसे से इन लोगों के खुफिया सिग्नल डिसाइफर कर रही हूँ। मेरा हिसाब गलत नहीं हो सकता। ये लफ्ज़ कंचनजंगा ही है। इंद्रानी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मगर तुम्हें इस पासवर्ड से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैंने कहा, इसलिए कि आज शाम अम्बाले से मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इस पहाड़ी किले में दाखिल होने वाला है वो मैं हूँ। मार्गरेट और इंद्रानी मेरा मुंह तकती रह गई। उन्हें मेरी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। इंद्रानी ने रुक रुक कर कहा, मगर कैप्टन तुम ये कैसे मुमकिन है? मैंने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया और इंद्रानी की तरफ झुककर कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये थंडर हॉक बेस के पहाड़ी किले का मगरिबी गेट किस जानिब है
और क्या वहाँ तक कोई बाकायदा सड़क जाती है? इंद्रानी ने मुझे बताया कि थंडर हॉक बेस की पहाड़ी का मगरिबी गेट हमेशा बंद रहता है। इस तरफ पहले एक पगडंडी जाया करती है, मगर अब वो वीरान हो गई है और इस पर झाड़ियाँ उगाई। यही एक पगडंडी है जो पहाड़ी किले के मगरिबी गेट को जाती है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन मल्होत्रा को इसी पगडंडी पर से गुजरकर थंडर हॉक बेस के मगरिबी गेट तक जाना है। ये रूट यकीनी तौर पर कैप्टन मल्होत्रा ने इसलिए चुना था कि वो इलाके की सिक्योरिटी का जायजा भी ले सके। बस मेरे लिए यही खुशनसीबी का पॉइंट है। मैंने अपने जहन में कमांडो एक्शन का एक मंसूबा बना लिया था। जब मैंने अपने मंसूबे को मार्गरेट और इंद्रानी पर जाहिर किया तो इनके मुंह खुले के खुले रह गए। इंद्रानी ने कहा कि इसमें सिर्फ मनफी 1 पॉइंट कामयाबी का इम्कान है। मार्गरेट का ख्याल था कि यह खुदकुशी का मिशन है। मैंने अपना हाथ उठाते हुए कहा कि मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया है। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम खामोश रहो और मुझे सिर्फ इस पगडंडी का नक्शा बना दो जहाँ से आज शाम कैप्टन मल्होत्रा को गुजरना होगा। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँ। इंद्रानी और मार्गरेट ने इस बारे में मजीद कोई बात न की। इंद्रानी ने कागज़ पर मुझे पगडंडी का हदूद अरबा पूरी तरह से समझा दिया। कागज़ को फाड़ कर जला डाला और कहने लगी, तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है फिर तो। मैंने इसके बाद काटते हुए कहा, मैं कमांडो हूँ और कमांडो बगैर हथियार के भी लड़ने की ताकत रखता है। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं एक नज़र इस पगडंडी को देखने जा रहा हूँ। अब तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो। मैंने मार्गरेट को ताकीद कर दी कि वो अम्बाले से आने वाले किसी भी मजीद सिग्नल पर कान लगाए और नई सूरत हाल अगर पैदा हो जाए तो मुझे फौरी तौर पर खबर कर दे। इंद्रानी अपने ऑफिस में चली गई। मार्गरेट ने भी टेलीग्राफ ऑफिस की राह पकड़ी और मैं 15 मिनट के वक्फे के बाद छड़ी हाथ में लेकर इंद्रानी के बताए हुए नक्शे के मुताबिक इस मैदान की तरफ निकल गए जहाँ से किले के मगरिबी गेट को जाती पगडंडी गुजरती थी। कभी इस पगडंडी पर चरवाहे बकरियों का रेवड़ लेकर पहाड़ी की तरफ जाया करते थे, मगर अब इनकी आमदोरफ्त बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से ये पगडंडी वीरान हो गई थी। इस पर जगह जगह सूखा हुआ जर्द घास उगाया था। मैं सैर करने के अंदाजे में चल रहा था, फिर भी इस पगडंडी से दूर रहकर इसका जायजा ले रहा था। ये पगडंडी उधमपुर के जुनूब की जानिब एक बड़ी सड़क से निकलकर खेतों और खुश्क मैदान में से होती हुई दूर थंडर बेस के पहाड़ियों की तरफ चली गई थी। सितंबर में शाम के 6 बजे पहाड़ी इलाकों में हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगता है, मगर दिन की रोशनी अभी बाकी होती है। ये दिन की रोशनी मेरे दुश्मन थी, लेकिन मुझे इस रोशनी की परवाह किए बगैर अपने मंसूबे पर सर धड़ की बाजी लगाकर अमल करना और इसे कामयाब बनाना। थंडर बेस के पाकिस्तान दुश्मन मिशन को तहस नहस करने का दूसरा कोई रास्ता या जरिया नहीं था। मैंने पगडंडी से दूर दूर रहते हुए सारे इलाके की एक एक जगह का अच्छी तरह से जायजा ले लिया। एक एक अहम मुकाम को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लिया। मैंने इस जगह का भी इंतखाब कर लिया जहाँ मुझे अपनी कमांडो एक्शन का आगाज़ करना था। मैं दिल में अब सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि कैप्टन मल्होत्रा अकेला हो। मुझे 90% यकीन था कि वो अकेला ही होगा, क्योंकि जहाँ इंटेलिजेंस का मामला हो वहाँ ऐसी सूरत हाल में ऑफिसर आमतौर पर अकेले ही सफ़र करते हैं, ताकि अगर दुश्मन का कोई एजेंट इलाके में मौजूद भी हो तो इसे शक न पड़े। ऐसी हालत में सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी मिलिट्री वर्दी में नहीं आते, बल्कि आम कपड़ों में आते हैं। दूसरा खदशा जो मेरी तशवीश का बाइस बना हुआ था वो ये था कि कहीं थंडर हॉक बेस में कैप्टन मल्होत्रा का कोई जानने वाला पायलट ऑफिसर मौजूद ना हो। ये एक ख़तरा था जो मुझे हर हालत में मोल लेना था। अब जो होगा देखा जाएगा, या मैं नहीं या दुश्मन के थंडर हॉक हेलीकॉप्टर नहीं। वक्त मेरे पास नहीं था। ये इसराइली हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त रावलपिंडी की फ़िज़ाओं में उड़कर हमारे पुरअमन एटमी बिजली घर को अपना निशाना बना सकते थे। अगरचे हमारे शाहीन दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए 24 घंटे चौकस थे, लेकिन हमें अपनी तरफ से यह ख़तरा उठाना था। ये थंडर हॉक हेलीकॉप्टर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल थे। मुमकिन है इनकी वजह से हमें नुकसान पहुँच जाए। मैंने अपने जहन में लाइन ऑफ एक्शन को इस तरह आखिरी शक्ल दी कि कैप्टन मल्होत्रा तन्हा नहीं था, इसके साथ दूसरा आदमी भी होगा और मुझे इन दोनों से निमटना होगा। मैंने इन दोनों को मौत के घाट उतारने का मंसूबा तैयार कर लिया था। इसमें कोई शक नहीं कि यह कोई आसान काम नहीं था, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त मेरे दिल में इस्लाम पर जान निसार करने और अपने प्यारे वतन की खिदमत करने का जो बेपनाह जज्बा कार फरमा था, इसके सामने ये मिशन मुझे बहुत ही आसान लग रहा था। मेरे बाजुओं की मसलियाँ फड़कने लगी थी और मैं अपने अंदर ऐसी ज़बरदस्त बरकी ताकत महसूस कर रहा था कि अगर चाहूँ तो पहाड़ियों को अपनी जगह से हिला दूँ। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।